जी जनाब, कैसे हैं आप सब लोग? ये हमारा चैप्टर सीआईसीडी इंटरव्यू क्वेश्चंस एंड आंसर्स से रिलेटेड है। यानी हमने सीआईसीडी के तकरीबन सारे कॉन्सेप्ट्स कंप्लीट कर लिए, कवर कर लिए हैं। तो मैंने सोचा क्यों ना इस बहाने थोड़ी सी रिवीजन हो जाए। वही क्वेश्चंस हैं और वही कॉन्सेप्ट्स हैं जो ऑलरेडी हमने कई बार डिस्कस कर लिए हैं। तो जल्दी से रिवाइज कर लेते हैं। तकरीबन 40 एक क्वेश्चंस हैं जो सारे बेसिक क्वेश्चंस हैं और डेवऑप्स बिगिनर्स के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है, क्योंकि इस इन्हीं से ही रिलेटेड क्वेश्चंस इंटरव्यू में पूछे जाते हैं। तो जल्दी से इंशाल्लाह हम इन क्वेश्चंस को देखेंगे विद दियर आंसर्स। तो आगे बढ़ने से पहले डेवऑप्स मौलवी हिंदी को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ये तकरीबन ये समझ लीजिए ये मेरी आदत है। जोन से भी यानी टूल्स हमने इससे पहले भी डिस्कस किए थे, उनसे रिलेटेड मैंने एक इंटरव्यू क्वेश्चन और आंसर की वीडियो ज़रूर बनाइए। आपने देखा होगा गेट है तो उसकी गेट की भी इंटरव्यू क्वेश्चंस एंड आंसर्स की वीडियो है, और इसी तरह डॉकर है तो डॉकर के भी तकरीबन मैंने 2 पार्ट्स में यानी मुश्तमिल तकरीबन 80 प्लस इंटरव्यू क्वेश्चंस और आंसर्स की वीडियोस 2 बनाई हैं। तो इसी तरह हमने जो ही सीआईसीडी को कवर किया, सीआईसीडी पाइपलाइन को कवर किया, तो इसके बाद हम देखते हैं कि सीआईसीडी के कौन से इंटरव्यू क्वेश्चंस और आंसर्स हैं जो यूजुअली पूछे जाते हैं। तो जल्दी से आगे बढ़ते हैं। पहली बात, क्वेश्चन नंबर 1, व्हाट आर द की स्टेजेस इन अ सीआईसीडी पाइपलाइन? तो पिछला चैप्टर डिटेल से हमने इस पर बात की है कि तकरीबन 8 से 9 स्टेजेस हैं, जो कि नॉर्मली हर ऑर्गेनाइजेशन में इन्हीं स्टेजेस को फॉलो करके जो है ना पाइपलाइन बनाई जाती है। सबसे पहले गेट यानी कोड है, यानी सोर्स कोड मैनेजमेंट, जैसे गेट पर आपका कोड, फिर उसको बिल्ड करते हैं, फिर टेस्ट करते हैं, यूनिट टेस्टिंग, ठीक है, और इसके बाद इंटीग्रेशन टेस्टिंग। ये सारे सीआईसीडी के स्टेप्स हैं। और इसके बाद रिलीज का स्टेज होता है जिसमें हमारे पास एक आर्टिफैक्ट आता है, बाइनरी आती है, एग्जीक्यूटेबल आती है या डॉकर इमेज आता है, और उसको फिर हम डिप्लॉय कर सकते हैं किसी भी ऑन प्रेम है या एडब्ल्यूएस क्लाउड प्लेटफॉर्म है, एज्योर है, जोन सा भी आपका प्लेटफॉर्म है, यहाँ पर आप उस डॉकर इमेज को या आर्टिफैक्ट को, बाइनरी को डिप्लॉय करते हैं। और उसके बाद परफॉर्मेंस टेस्टिंग या मॉनिटर का स्टेज है, ठीक है। अगर ये मुश्किल लग रहा है तो आप यूं कर ले, प्लान, कोड, बिल्ड, टेस्ट, ठीक है, और इसके बाद रिलीज, डिप्लॉय, ऑपरेट, मॉनिटर। ये फिंगर टिप्स पर है। ये 8 स्टेजेस हैं किसी भी सीआईसीडी पाइपलाइन के। क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट इज द कोड कमिट एंड वर्जन कंट्रोल स्टेज? तो प्लान जिस वक्त हम कर लेते हैं, जो भी हमने प्रोजेक्ट बनाना होता है, तो उसके बाद उसका कोड लिखते हैं, ठीक है। तो प्लान जो स्टेज है सीआईसीडी पाइपलाइन का, वो एक लॉजिकल स्टेज है, लेकिन ये एक्चुअल हमारी पाइपलाइन का स्टेज होता है जिसमें हम अपना कोड गिट पर रखते हैं, लिखते हैं। डेवलपर्स जो है ना, कोड या फीचर्स रोजाना कमिट करते हैं किसी भी वर्जन कंट्रोल टूल को यूज करते हुए, जिसमें हम गिट की हमने बात की थी। डेवलपर्स राइट कोड एंड कमिट टू अ वर्जन कंट्रोल सिस्टम्स just as Git. This stage ensures that every change made to the code base is tracked and recorded. अगर हम Git को यूज कर रहे हैं तो हमारी एक एक चीज, एक एक मॉडिफिकेशन रिकॉर्ड भी होगी और ट्रैक भी होगी। तो वर्जन कंट्रोल वाला जो स्टेज है वो हमारा आ गया Git, ठीक है। हो सकता है गिट लैब भी यूज हो रहा हो, ठीक है। हो सकता है इसके अलावा अज्योर का भी प्लेटफॉर्म है, अज्योर पर भी हमारे पास कोड रेपोस हम रख सकते हैं। इससे पहले एडब्ल्यूएस कोड कमिट भी था, लेकिन जैसे मैंने आपको बताया था कि गिट जो है या गिट हब, ये हर जगह सबसे ज़्यादा पॉपुलर है वर्जन कंट्रोल सिस्टम, और यही ज़्यादा यूज़ होता है। उसके बाद आपकी मर्ज़ी है, आप गिटहब को यूज़ करें, गिटलैब को यूज़ करें, या कोई भी बिट बकेट को यूज़ करें। तो बेसिकली यानी प्लान, प्लान के बाद हमारा अगला जो स्टेज है वो है कोड। कोड होगा तो वो बिल्ड और डिप्लॉय होगा ना, ठीक है। अच्छा, व्हाट इज़ द बिल्ड स्टेज? तो ये थोड़े स्टेजेस ही मैं रिवाइज करवा रहा हूँ। प्लान हो गया लॉजिकल, इसके बाद कोड लिखा गया, अब हम उस कोड को बिल्ड करेंगे। तो ये दूसरा स्टेज है जिसमें बाइनरीज, डिपेंडेंसीज, लाइब्रेरीज कंपाइल होती है।
जैसे npm इंस्टॉल करते हैं, npm रन बिल्ड करते हैं, तो भी ये बेसिकली बिल्ड स्टेज है। और उसके बाद फिर हम डॉकर फाइल को यूज करते हुए एक कंटेनर या बाइनरी या एग्जीक्यूटेबल बना लेते हैं। दिस स्टेज validates the application is buildable and provides a testable artifact। हमारे पास डॉकर इमेज आ जाता है, आर्टिफैक्ट आ जाता है बिल्ड होने के बाद। हर दफा हर पाइपलाइन में ये स्टेज इंतहाई इंपॉर्टेंट है और ये जरूर रन होता है। कोड बिल्ड होगा तो हमारे पास नई चेंजेस आएंगी। हाउ लॉन्ग शुड अ बिल्ड टेक, तो यहाँ पर मैंने एक यानी जो टाइम नॉर्मली ऑब्जर्व किया जाता है वो है 10 मिनट्स, ठीक है। यानी 10 मिनट तक एक पाइपलाइन चलती है जो कि मैक्सिमम टाइम है। लेकिन एक ऐसा प्रोजेक्ट था जहां पर हमने जिस वक्त पहली दफा उस पे यानी काम करना शुरू किया था, तो उसकी बिल्ड ने तकरीबन 40 मिनट्स लगा लिए, क्योंकि कोई भी चीज़ कैश्ड नहीं थी। इसके बाद जिस वक्त हर चीज़ कैश्ड हो जाती है ना रनर पर, तो फिर उसके बाद पाइपलाइन इतना टाइम नहीं लेती थी, 4-5 मिनट 6 मिनट में हमारी पाइपलाइन चलती थी और सारा बिल्ड वगैरह। लेकिन जो ही हमने एक नया रनर, नई पाइपलाइन बनाई, तो फर्स्ट टाइम मुझे अभी भी याद है, और ऐसा होता भी है नॉर्मली, कि जिस वक्त आप पहली दफ़ा जो है ना किसी भी प्रोजेक्ट को उसका चेकआउट लेकर उसको बिल्ड करते हैं, तो क्योंकि चीज़ें कैश नहीं होती, कैशे में कुछ चीज़ सेव नहीं होती, तो हो सकता है वो बहुत ज़्यादा टाइम ले। लेकिन नॉर्मली जो है ना 5-6 मिनट, और हो सकता है कुछ ये डिपेंड करता है जिस तरह भी आपका प्रोजेक्ट है। दैट्स द लॉन्गेस्ट टाइम एंड दैट्स प्रैक्टिकल टू वेट फॉर रिजल्ट्स। तो इतना इतना तो बनता है भाई। लेकिन हो सकता है आपकी पाइपलाइन 1 मिनट लेती हो, 2 मिनट लेती हो, तो डेफिनेटली कोई वो नहीं है, कोई सिनेरियो या उसे कहते हैं कोई स्टैंडर्ड नहीं है, सॉरी, हाँ स्टैंडर्ड नहीं है ये लाजमी मेरी पाइपलाइन जो है ना वो इतना टाइम दे। ये एक जनरल आपको बता रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 5, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन कॉन्टिन्यूस डिप्लॉयमेंट एंड कॉन्टिन्यूस डिलीवरी। कॉन्टिन्यूस डिप्लॉयमेंट आसान अल्फाज में 100% ऑटोमेटिक, कॉन्टिन्यूस डिलीवरी जिसमें ह्यूमन इंटरवेंशन नीडेड होती है, ये ठीक है। जिसमें कॉन्टिन्यूस डिलीवरी हम 100% ऑटोमेटिक नहीं कह सकते, क्योंकि उसमें आपको मैनुअली कुछ चीज़ें इंप्रूव करनी होती हैं। कॉन्टिन्यूस डिप्लॉयमेंट 100% ऑटोमेटिक, कॉन्टिन्यूस डिलीवरी थोड़ी सी मैनुअल इंटरवेंशन चाहिए होती है। क्वेश्चन नंबर 6, व्हाट आर सम ऑफ द डिप्लॉयमेंट स्ट्रेटजीज। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। सबसे पहली है रेगुलर रिलीजेस, इसके बाद कैनरी, और इसके बाद ब्लू ग्रीन। इसी से फिर मैंने अगले 3 क्वेश्चंस बनाए, ठीक है। आपने घबराना नहीं है कि यार ये हमने तो इनके नाम तक नहीं सुने। तो पहली है रेगुलर रिलीजेस, कैनरी रिलीजेस, और तीसरी है ब्लू ग्रीन रिलीजेस। तो ये डिप्लॉयमेंट स्ट्रेटजीज हैं, बहुत ही मजे की हैं, बहुत ही यानी आसान कॉन्सेप्ट है। यूं मैं इंशाल्लाह आपको समझा दूंगा अल्लाह के फजल से। क्वेश्चन नंबर 7 उसी से रिलेटेड कि अब रेगुलर रिलीजेस क्या होती है, ठीक है। CI/CD पाइपलाइन में ये कौन सी डिप्लॉयमेंट स्ट्रेटजी है। तो द सॉफ्टवेयर इज मेड अवेलेबल टू द पब्लिक थ्रू अ सिंगल रिलीज, देयर आर नो मल्टीपल रिलीजेस इन दिस डिप्लॉयमेंट स्ट्रेटजी। सिंपल है, स्ट्रेट फॉरवर्ड है, इसमें कोई यानी हमारे पास कोई ऐसा प्लान नहीं होता कि हम मल्टीपल इंस्टेंसेस को, मल्टीपल वर्जन्स को यूज़ कर रहे हैं। सिंपल एक यानी जिस वक्त आप एंड्रॉयड का मोबाइल भी देखते हैं ना, आपके पास कोई ना कोई अपडेट आई होती है, आप जस्ट उसको अपडेट करते हैं, इंस्टॉल करते हैं, वो पैकेज अपडेट हो जाता है। तो रेगुलर रिलीज यही होती है, ठीक है, जिसमें जो ही आपका फीचर कंप्लीट होता है, आप उसको रिलीज कर देते हो, ठीक है। तो नॉर्मली हमारी जो ज़्यादातर सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट स्ट्रेटजीज हैं, उनमें रेगुलर रिलीज ही ज़्यादा यूज़ होती है। मतलब फीचर्स आपने डेवलप कर लिए, इंटीग्रेशन टेस्ट कंप्लीट होगी, डिप्लॉय होगी, टेस्ट भी हो गया, खक आपने प्रोडक्शन पे रिलीज कर दिया, ये है रेगुलर रिलीजेस। लेकिन इसके बाद अगला जो क्वेश्चन है कि वो कैनरी और ब्लू ग्रीन रिलीजेस, अब इनमें क्या फ़र्क है, तो वो फ़र्क समझते हैं। कैनरी रिलीजेस, दीज रिलीजेस आर इंटेंडेड टू रिड्यूस द रिस्क ऑफ फेलियर बाय exposing a small fraction of the user base, around 1% to the release. As part of a canary release, developers gradually transition users to the new release in a controlled manner. और इसके बाद ब्लू ग्रीन रिलीजेस,
Essentially, it involves running two instances of an application simultaneously. One is the current stable version, other is the most recent version. An immediate switch is made from old version to the new one. If there is a problem, users can immediately revert to the previous version, which is safer than regular or big bang releases. ये समझ आई है आपको या नहीं है? कोई मसला नहीं है। पहली बात तो ये है कि रेगुलर रिलीज फीचर आपका कंप्लीट हुआ, जो कुछ भी है ऐप आपने थक सब कुछ लाइव कर दिया, खुदा ना खास्ता उसमें इश्यूज आ गए तो फिर आप हो सकते हैं आप रोल बैक करें। ये तो हो गया ना कि हर चीज़ फ़ौरन से पब्लिक के लिए अवेलेबल होगी, ये होगी रेगुलर रिलीज और नॉर्मली यही ऑब्जर्व होती है। लेकिन बहुत सारी कंपनीज इसमें सेंसिटिव होती हैं, इसलिए कैनरी रिलीज का कॉन्सेप्ट है कि आप जो है बजाय एप्लीकेशन में जो चेंजेस होती हैं, आपकी कोड बेस में जो चेंजेस होती हैं, आप उसका स्मॉल फ्रैक्शन यहाँ पर जो इससे मुराद है ना कि थोड़ा-सा पोर्शन उसका लाइव करते हैं। कुछ चीज़ें उसकी लाइव करते हैं। एक फीचर बहुत बड़ा है, लेकिन सारा फीचर एकदम आप लाइव नहीं करते, बल्कि कुछ उसकी चीज़ें जो है ना, आहिस्ता-आहिस्ता आप लाइव करते हैं। यूँ ही फीडबैक परफेक्ट होता है, कोई चीज़ यानी डिस्ट्रॉय नहीं होती, कोई क्रैशेज़ नहीं होते, तो आप उसको आहिस्ता-आहिस्ता से फुली डिप्लॉय, फुली लाइव कर देते हैं। लेकिन आपका जो है ना ग्रेजुअल स्टेप्स होते हैं, बेबी स्टेप्स होते हैं 1% 2% इसके बाद 10% इसके बाद 50% इसके बाद 70 फिर 100% हर चीज़ लाइव हो जाती है। तो आप यानी इतने सेंसिटिव होते हैं। रेगुलर में तो थक किया, हर चीज़ लाइव होगी। कैनरी में आप बेबी स्टेप्स लेते हैं। 5% चेंजेस लाइव की, 10% चेंजेस और लाइव की, ठीक है? आहिस्ता-आहिस्ता से और फिर इसके बाद जो ब्लू ग्रीन रिलीज़ेज़ हैं ये और ही ज़्यादा बड़ी कंपनीज़ जहाँ मिलियंस ऑफ यूज़र बेस होती है, तो इतने बड़े इम्पैक्ट से अपने यूज़र्स को बचाने के लिए ना वो क्या करते हैं, एक तो हो गया आपका पिछला स्टेबल वर्ज़न, ठीक है? 1.3.0 एक हो गया आपका नया वर्ज़न विद न्यू फीचर्स 1.3.1 ठीक है? ये है 1.3.0 और ये है 1.3.1 जो ही आपने इसको लाइव किया तो इसका हरगिज़ ये मतलब नहीं है कि ये वर्ज़न अब आपके लिए अवेलेबल नहीं रहा। दोनों है। अगर आप इस पर स्विच करना चाहते हैं, तब भी आपके लिए ऑप्शन है। और अगर आपके लिए जो अपडेटेड वर्ज़न है 1.3.1 वो परफेक्टली चल रहा है, तो आप उस पर आ जाएँ, अपने एप्लीकेशन को उस पर अपडेट कर लें। लेकिन अगर आप देखते हैं नहीं यार फ़िलहाल नहीं मेरे पास ये इश्यूज़ आ रहे हैं, तो आपके लिए दूसरी ऑप्शन है कि जो करंट स्टेबल रिलीज़ है या स्टेबल वर्ज़न है, आप उस पे रोल बैक कर लें। तो ये जो कंपनीज़ दोनों वर्ज़न्स एट द सेम टाइम जो है ना, वो रिलीज़ करती हैं। एक तो आपका करंट स्टेबल वर्ज़न है, एक आपका न्यूली रिलीज़्ड वर्ज़न है। स्टेबल वर्ज़न से अगर आप अपडेटेड न्यू रिलीज़्ड वर्ज़न पर जाते हैं, कोई इश्यूज़ नहीं आए, अल्लाह अल्लाह खैर सलाह, तो आप इसी वर्ज़न को फिर अडॉप्ट कर लेते हैं। हाँ, अगर आपके पास क्रैश हो रही है, ऐप नहीं चल रही, आप वापस जो है ना स्टेबल वर्ज़न पर आ जाते हैं, जब तक जो नया वर्ज़न है उसके इश्यूज़ फिक्स नहीं होते या आप कुछ चीज़ें बग्स वगैरह रिपोर्ट करते हैं। तो ये है सबसे बेस्ट प्रोडक्शन एनवायरनमेंट के लिए ब्लू ग्रीन रिलीजेस। रेगुलर रिलीज सारे फीचर्स जो कुछ भी है अपडेट्स एक ही दफ़ा पब्लिक के लिए यूजर्स के लिए रिलीज कर देना, ये है रेगुलर। कैनरी रिलीज स्मॉल फ्रैक्शन स्मॉल चेंजेस ग्रेजुअली रिलीज करते जाना और फिर एक वक्त ऐसा आता है कि सारा यानी कोड बेस सारे फीचर्स लाइव हो जाते हैं, लेकिन स्टेप वाइज। और फिर इसके बाद ब्लू ग्रीन रिलीजेस आपका पिछला स्टेबल वर्जन भी और आपका नया वर्जन भी दोनों यूजर्स के लिए एट वन टाइम अवेलेबल होते हैं। मर्जी है उनकी, वो अभी स्टेबल वर्जन पर ही अपने आप को रखते हैं या अपडेटेड वर्जन पर जाते हैं। अपडेटेड वर्जन पर जाते हैं, उनको नए फीचर्स, नए यूआई सब कुछ वगैरह वो अच्छा लगता है, तो वो अपने आप को उस वर्जन पर ले आते हैं। कोई वजह होती है नहीं, तो पिछला जो स्टेबल वर्जन है, वो उस पर रोल बैक कर लेते हैं। तो ये 3 स्ट्रैटेजीज़ हैं, ठीक है? क्वेश्चन नंबर 9 इज़ ऑटोमेटेड टेस्टिंग ऑलवेज़ अ गुड आइडिया इन अ सीई/सीडी पाइपलाइन? ज़ाहिर है जी, डेवऑप्स इज़ ऑटोमेशन, सीई/सीडी इज़ ऑटोमेशन। तो ज़ाहिर है कि यूँ ही हम अपनी पाइपलाइन को चलाते हैं तो उसमें यूनिट टेस्ट भी ऑटोमेट ना हो,
या हमें उसी वक़्त फीडबैक ना मिले तो हमें कैसे पता चलेगा कि हमारा जो कोड है, हमारे जो फीचर्स हैं, वो नेक्स्ट रिलीज़ के लिए रेडी हैं। तो यूनिट टेस्ट हम लाज़मी इनको ऑटोमेट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, नेम अ फ्यू टाइप्स ऑफ टेस्ट्स यूज्ड इन सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट। यूनिट टेस्टिंग की बात हुई थी, रिग्रेशन टेस्टिंग भी हमने बात की थी CI/CD पाइपलाइन के स्टेज में, ठीक है? प्लान, कोड, बिल्ड, टेस्ट, चौथा स्टेज था। अब टेस्ट में हमने मुख्तलिफ चीज़ें टेस्ट करनी होती हैं, कोड कवरेज भी हमने निकालनी होती है। आया हमारी एपीआईज़ प्रॉपरली यानी इंटीग्रेटेड है डेटाबेस के साथ, बैकएंड रेस्ट एपीआईज़ के साथ एपीआईज़ देखिए डेवऑप्स में ना 2 चीज़ें बहुत ही ज़्यादा अब कॉमनली यूज़ होती हैं। एक तो है माइक्रो सर्विसेज़ आर्किटेक्चर और फिर उन्हीं माइक्रो सर्विसेज़ का टाइटली कपल्ड होना, आपस में जुड़ी होना। एक सर्विस दूसरी पर डिपेंडेंट होती है, दूसरी तीसरी पर होती है, पहली तीसरी पर होती है, ठीक है? तो ये माइक्रो सर्विसेज़ आर्किटेक्चर में जितनी भी सर्विसेज हैं वो टाइटली कपल्ड होती हैं। तो आया वो आपस में इंटीग्रेटेड है सही तरह, उनकी इंटीग्रेशन सही है, कोई चीज़ ब्रेक तो नहीं हो रही, आसान अल्फाज में एपीआईज़ वगैरह कॉलिंग सही हो रही है, तो उस चीज़ को चेक करने के लिए हम टेस्ट्स रन करते हैं जिनको यूनिट टेस्ट कहते हैं। या इंटीग्रेशन टेस्ट भी है, एंड टू एंड टेस्ट भी हैं, स्टैटिक टेस्ट भी हैं, सिक्योरिटी टेस्ट भी हैं। हर टेस्ट के नाम के ही पीछे उसकी डेफिनेशन मौजूद है। सबसे ज़्यादा कॉमन तो यूनिट टेस्ट होते हैं जो कि वैलिडेट्स दैट फंक्शंस और क्लासेस बिहेव एज एक्सपेक्टेड। आपके कोड में जो फंक्शंस यूज़ हो रही हैं, जो क्लासेस यूज़ हो रही हैं, वो यानी जो मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ उसी तरह चल रहा है मेरा कोड, ठीक है? Integration tests are used to verify that different components of an application work well together. APIs, REST APIs, ठीक है, वो सही कर रही है काम. End-to-end test check an application by simulating user interaction. आपकी आपकी एप्लीकेशन का फीचर रिलीज हो गया, आया वो फीचर यूजर्स के लिए कैसा रहेगा, आप एंड टू एंड टेस्ट करते हैं डेमोज में, ठीक है, स्टेजिंग डेप्थ इन्वायरमेंट्स में। और फिर इसके बाद फाइंड डिफेक्ट्स इन कोड विदाउट एक्चुअली एग्जीक्यूटिंग इट। तो अब तो वैसे एआई आ गई है, अब तो यही सारी चीज़ें जो है ना बिल्कुल 100% ऑटोमेटिक हो चुकी हैं, जिसमें हर चीज़ हमारे कोड में, जैसे कोड रैबिट का नाम आप अगर आपने सुना हो, तो हर चीज़ जो है ना एआई हमें बता देती है कि तुम्हारे कोड में ये फ्लॉज़ हैं, तुम्हारे यूनिट टेस्ट में यहाँ-यहाँ कमज़ोरियाँ हैं, ठीक है? यहाँ-यहाँ जो है ना फ्लॉज़ हैं, यहाँ से आप इम्प्रूव कर सकते हो, यहाँ पर एपीआईज़ की कॉलिंग ठीक नहीं हो रही, तो ये एआई आजकल हमें सब कुछ बता देती है। और इसके बाद सिक्योरिटी टेस्ट्स वल्नरेबिलिटीज़ के लिए या कोई सिक्योरिटी इश्यूज़ के लिए हम सिक्योरिटी टेस्ट भी रन करते हैं। कोड वल्नरेबल तो नहीं है, कोई चीज़ लीक तो नहीं हो रही, ठीक है? कोई सीक्रेट्स वगैरह एक्सपोज़ तो नहीं हो रहे। तो ये कुछ टेस्ट हैं जो कि ऑटोमैटिकली चलते हैं, लेकिन ये टेस्ट रन कौन करता है, होते कैसे हैं, उसके लिए अगली स्लाइड्स में अ, हम बात करेंगे कौन से टूल्स यूज़ होते हैं। वैसे अब एआई आ गई है तो ये तो एआई के बहुत सारे टूल्स हैं जो ये काम करते हैं। अच्छा, इसके बाद कोड कवरेज किसको कहते हैं? बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है सीएसीडी में। कोड कवरेज इज़ अ मेजरमेंट ऑफ हाउ मेनी लाइन्स, ब्लॉक्स, पार्ट्स ऑफ योर कोड आर एग्जीक्यूटेड व्हाइल द ऑटोमेटेड टेस्ट्स आर रनिंग। अगर कोड बेस बहुत बड़ी है, ठीक है, बहुत बड़ी है, तो डेफ़िनेटली अगर एआई टूल यूज़ कर रहे हैं या सोनार क्यूब यूज़ कर रहे हैं, तो वो फिर सारे के सारे कोड को देखेगा, ठीक है? और कोड कवरेज एक बड़ी मज़े की रिपोर्ट आती है हमारे पास कि जिसमें सारी चीज़ें जो है ना, कोड के अंदर जो-जो भी फ्लॉज़ हैं, जो-जो अच्छाइयाँ हैं या बुराइयाँ हैं, वो हमें वो टूल बता देता है। फिर उसके बाद एक परसेंटेज आती है, आपका कोड 90% फिट है, 80% फिट है। और ग्रीन यानी उस इससे वो बता रहा होता है, इस सोनार क्यूब में इंशाल्लाह हम देखेंगे। लेकिन अगर बहुत ही वल्नरेबिलिटीज़ हैं, बहुत ही ज़्यादा फ्लॉज़ हैं, तब भी हमारी कोड कवरेज रिपोर्ट हमें बता देती है कि भाई नहीं, मज़ा नहीं आ रहा, यहाँ-यहाँ से आप इम्प्रूव करो, ठीक है? तो एक कोड कवरेज रिपोर्ट जनरेट होती है। हाउ कैन वी मेजर कोड कवरेज?
is measured by using a specialized tool to instrument the binaries to add tracing calls and run a full set of automated tests against the instrumented product. A good tool will give you not only the percentage of the code is that is executed, but also will also you to drill into the idea and see exactly which lines of code were executed during a particular test. तो देखिए, कोड बेस में जो भी ब्रांच है जिस पे हम यूनिट टेस्ट रन कर रहे होते हैं, तो हमारे लिए जो टूल यूज होता है, जैसे यहाँ पर मैंने आगे ये टूल्स हैं। मैं वापस आऊँगा, क्वेश्चन नंबर 15 में मैंने ये बताया है कि कोड क्वालिटी एनालिसिस के लिए या कोड कवरेज के लिए कौन से टूल्स यूज होते हैं। सोनार क्यूब है, कोड एसी है, कोवर्टी है, फोर्टिफाई है। इनमें से मिसाल के तौर पर सोनार क्यूब की हुई मैं ले लेता हूँ। तो सोनार क्यूब आपकी पूरी रेपो को चेक करेगा, हर हर लाइन को चेक करेगा और हर हर फंक्शन को चेक करेगा, हर हर लॉजिक को चेक करेगा। और उसके बाद जो ही वो कंप्लीट होती है, और आप इसके लिए सेपरेट पाइपलाइन भी बना सकते हैं कि वो पाइपलाइन, अगर आप मेन पाइपलाइन में इसको इंटीग्रेट नहीं करते, आप सेपरेटली करते हैं, यार यूनिट टेस्ट में एक सेपरेट पाइपलाइन चलाता हूँ और उसमें रन करता हूँ ताकि मुझे आइडिया होता जाए, बजाय मेरी पाइपलाइन और ज़्यादा लेंथी हो, मैं इसको ब्रेक डाउन कर लेता हूँ। अलग एक पाइपलाइन बना लेता हूँ जिसमें सिर्फ और सिर्फ यूनिट टेस्ट रन हो। तो उसमें हर हर चीज़ चेक होने के बाद हमारे पास एक पूरी कंप्लीट रिपोर्ट आती है। सोनार क्यूब है भी वैसे फ्री, डॉकर में यूँ इंस्टॉल हो जाता है। इंशाल्लाह इंस्टॉल करेंगे, अपनी रेपो को उसके साथ इंटीग्रेट करेंगे। पाइपलाइन के थ्रू हम टेस्ट्स जोन से भी हम चाहते हैं, जैसे ये वाले टेस्ट हैं, कौन-कौन सा चाहते हो, इंटीग्रेशन टेस्ट रन करना चाहते हो, सिक्योरिटी टेस्ट रन करना चाहते हो, उसके अकॉर्डिंगली पाइपलाइन मॉडिफाई हो सकती है। और हमारे पास पूरा एक डैशबोर्ड है सोनार क्यूब का, जहाँ पर हमारे पास रिजल्ट्स आते हैं कि यार ये चीज़ें हैं, यहाँ से आप इम्प्रूव कर सकते हैं, यहाँ पर आपकी वल्नरेबिलिटीज़ हैं। और ग्रीन हो तो बिल्कुल ठीक है, कोई मसला नहीं है। अगर रेड है तो हमारे पास वो चीज़ें हमने इम्प्रूव करनी होती हैं, फिक्स करनी होती हैं। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 30, डू यू एम फॉर 100% कोड कवरेज? तो 100% कोड कवरेज जो है ना, वो अचीव करना बहुत ही मुश्किल है। और 100% कोड कवरेज, इससे ये भी मुराद नहीं है कि हर चीज़ कंप्लीटली टेस्ट हुई है, ठीक है? तो नॉर्मली जो है ना, वो कोड कवरेज 80% 90% इतनी ही आती है, जो कि तकरीबन ठीक ही कंसिडर होती है। 100% बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाती है कि हर हर चीज़ को चेक करें, हर हर चीज़ को फिक्स करें। तो लाज़मी नहीं है कि आपका जो है ना कोड कवरेज 100% हो, 80-90% भी ठीक कंसिडर होता है। व्हाट आर द बेनिफिट्स ऑफ कोड क्वालिटी एनालिसिस टूल्स? यानी इस हम जो कोड कवरेज के लिए या पूरे कोड को चेक करने के लिए जो टूल्स यूज़ करते हैं, इनका फ़ायदा क्या है? तो फ़ायदा ये है कि कोड के अंदर किसी किस्म की भी कमज़ोरियाँ, आसान अल्फाज में, कमज़ोरियाँ देखने के लिए, जिनको कोड स्मेल्स कहा जाता है, सिक्योरिटी वल्नरेबिलिटीज़, जैसे मैंने आपसे कहा, लीकेज, कोई सीक्रेट्स लीक हो रहे हैं या कहीं भी डिपेंडेंसीज़ अपडेट होने जा रही हैं, ठीक है? तो वो सारी चीज़ें जो है ना, हमें आइडेंटिफ़ाई हो जाती हैं कोड क्वालिटी एनालिसिस टूल की मदद से। क्वेश्चन नंबर 15, जैसे फिर वो टूल है कौन से? वो यही है, सोनार क्यूब सबसे ज़्यादा यूज़ होता है, सबसे ज़्यादा कॉमन है, लेकिन अब आहिस्ता-आहिस्ता एआई बेस्ड टूल्स भी आ गए हैं, जैसे कोड रैबिट है। वो कोड यानी चेक भी करता है, पीयर्स भी बनाता है, कोड रिव्यू भी करता है। व्हाई डू यू थिंक दैट वी शुड यूज़ सोनार क्यूब? तो सोनार क्यूब ही क्यों मैं रिकमेंड कर रहा हूँ, उसकी वजह ये है कि it makes it easier for team members to decrease application size, code complexity, time and cost of maintenance, and make code easier to read and understand. मैं आपको सच्ची बता रहा हूँ कि एक डेवलपर कोड लिखता है, अगर उसने कोड गंदा लिखा, अब देखें ये डेवलपर्स आपस में बात करते हैं और कोई वो छोड़ के चला गया कंपनी, दूसरा डेवलपर उसकी जगह आ गया। अगर कोड गंदा हुआ ना, तो वो उस बंदे को बड़ी गालियाँ देगा, बहुत बुरा भला कहेगा कि यार क्या गंद मचा कर गया, इतना गंदा कोड लिखा है, समझ ही नहीं आ रही, ठीक है? तो यहाँ पर अब फिर उस चीज़ को आहिस्ता-आहिस्ता आइडेंटिफ़ाई करने के लिए ना, डेवलपर्स इन टूल्स का सहारा लेते हैं।
और जिससे उस टूल में और जिसकी मदद से इन सोनार क्यूब वगैरह की मदद से उस कोड में जितनी भी खामियां हैं, बुराइयां हैं, कमियां हैं, वो फिर आहिस्ता-आहिस्ता ग्रेजुअली फिक्स की जाती हैं। इसलिए यानी डेवलपर्स कहते हैं भाई गंदा कोड ना लिखा करो, ताकि अगला बंदा आए तो वो समझे, उसको देखे तो उसे जल्दी समझ आ जाए कि एप्लीकेशन में हो क्या रहा है, कहाँ-कहाँ जो है ना क्या चीज़ें कॉल हो रही हैं वगैरह-वगैरह। तो गंदा कोड नहीं लिखना डेवलपर्स के लिए। डज़ सोनार क्यूब नीड अ डेटाबेस? सोनार क्यूब को डेटाबेस भी चाहिए कोड कवरेज के लिए? तो डेफिनिटली यस। और इसका यानी फ़ायदा क्या होगा कि हर दफ़ा हमारे कोड की जो यानी एनालिसिस चेक होने के बाद, ठीक है, क्वालिटी चेक्स होने के बाद जो रिजल्ट्स आते हैं वो हम डेटाबेस में सेव करते जाते हैं। बाकी आपकी मर्ज़ी, नहीं सेव करना चाहते तो कोई इश्यूज़ नहीं है, लेकिन प्रोडक्शन एनवायरनमेंट में हमारे पास जो रिजल्ट्स आए हम उनको सेव करते हैं, ताकि हमें भी पता चले क्या-क्या इम्प्रूवमेंट्स हो चुकी हैं और कौन-सी करना बाकी है। क्वेश्चन नंबर 18, वुड यू माइंड शेयरिंग फ्यू बेनिफिट्स ऑफ सोनार क्यूब? सोनार क्यूब ही क्यों? तो उसके बेनिफिट्स कुछ मैंने मेंशन किए हैं। पहली बात तो है ओपन सोर्स है, सही है, फ्री है, और मुख्तलिफ़ किस्म की लैंग्वेजेज़ जैसे सी शार्प है, जावा है, दोनों को सपोर्ट करता है। और इसकी जो इट आल्सो रिपोर्ट्स डुप्लीकेट कोड, कोड कवरेज, यूनिट टेस्टिंग, कोड complexity, historical and so on. We can integrate SonarQube with build tools such as Gradle and Ant. तो बिल्ड टूल्स के साथ भी हम इंटीग्रेट कर सकते हैं इसको, और फिर डुप्लीकेट कोड भी चेक करते हैं, कुछ यानी कोड में डुप्लीकेसी हो वो भी आइडेंटिफाई करता है, कोड कवरेज भी हमें बताता है, कोड कवरेज रिपोर्ट भी जनरेट करते हैं, यूनिट टेस्ट भी परफॉर्म करता है। तो बहुत सारे फीचर्स हैं सोनार क्यूब के जो कि हम फ्रीली यूज़ कर सकते हैं, और डॉकर कंटेनर के अंदर ही सोनार क्यूब इंस्टॉल हो जाता है। हम डैशबोर्ड के थ्रू जो है ना अपने कोड की सारी चीज़ें देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 19, यू टोल्ड अ CI/CD स्टेज एज आर्टिफैक्ट मैनेजमेंट, व्हाट इज दैट? मैंने वैसे CI/CD पाइपलाइन में बताया था। तो आर्टिफैक्ट मैनेजमेंट में हम ये रिलीज वाला स्टेज है जिसमें हम CI/CD पाइपलाइन चलती है तो उससे एक डॉकर इमेज बनता है, बाइनरी बनती है, आर्टिफैक्ट जिसको कहते हैं, और उसको हम स्टोर करते हैं इलास्टिक कंटेनर रजिस्ट्री या डॉकर हब आप कह लें, और फिर वही बिल्ड आर्टिफैक्ट्स जो है ना डिप्लॉयमेंट के लिए यूज़ होते हैं। तो वैसे डॉकर इमेजेस सबसे आसान है, और CI का सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट ये है कोड को चेकआउट करके बिल्ड करके उसका एक डॉकर इमेज बनाया जाए और उसको ECR पे फेंका जाए, फिर इस ECR से हम उसको डिप्लॉय कर सकते हैं इलास्टिक कंटेनर रजिस्ट्री जहाँ पर हमारे डॉकर इमेजेस होते हैं। तो ऐसे हमारे पास पिछले भी सारे आर्टिफैक्ट्स डॉकर इमेजेस सेव हो रहे होते हैं। और इसके बाद है हाउ आर द आर्टिफैक्ट्स यूज्ड फॉर डिप्लॉयमेंट्स? Deployment artifacts are packages that contain all necessary components required to deploy your application code to a specific environment. चीज़ें ज़रा मुश्किल लिखी हुई हैं, लेकिन मैं आपको आसान करके यूँ बताऊंगा कि जो डॉकर इमेजेस है, CI का स्टेज कंप्लीट होता है ना, तो उसका रिजल्ट हमें डॉकर इमेज मिलता है। और मैं यकीन करें आपसे ये कह रहा हूँ कि अगर आपके पास डॉकर इमेज आ गया, आपका बहुत सारा 70% काम आपका हो गया है। अब आपने उसको डिप्लॉय करना है, और यहाँ पर जोन-सी भी सर्विस आपको पसंद है, अगर आप EC2 पे डायरेक्टली डिप्लॉय करते हैं VM पर, तब भी मुश्किल नहीं है, आसान है। ECS पे डिप्लॉय करना चाहते हैं, इलास्टिक कंटेनर सर्विस, तब भी मुश्किल नहीं है। ऐप रनर पर डिप्लॉय करना चाहते हैं, या उसी इमेज को आप EKS के थ्रू कुबरनेटिस क्लस्टर पर डिप्लॉय करना चाहते हैं आर्गो CD से, तब भी मुश्किल नहीं है। तो बेसिकली हमारा गोल जो है CI/CD पाइपलाइन से, वो कॉन्टिन्यूसली अपडेटेड आर्टिफैक्ट लेना होता है। डॉकर इमेजेस आते जाएंगे, हम उसको डिप्लॉय करते जाएंगे। डॉकर इमेज तक CI वाला पार्ट होता है और उसको डिप्लॉय करना CD वाला पार्ट होता है, ठीक है। अच्छा जी, क्वेश्चन नंबर 22, व्हाट एग्जैक्टली शुड यू डू इफ योर बिल्ड फेल्स इन CI/CD प्रोसेस? यहाँ पर पूरी पाइपलाइन फेल होने की बात नहीं हो रही, बिल्ड फेल्स, ठीक है। अगर आपकी बिल्ड फेल हो गई है, तो आ जाओ डेवलपर पे, आसान आसान
आसान जो है ना इसका हल कि डेवलपर ते पा दो। क्यों भाई, कोड बिल्ड ही नहीं हो रहा तो मैं उसको डिप्लॉय कैसे करूँगा? तो इसलिए डेवऑप्स का यही काम है कि वो डेवलपर्स के साथ फ्रंट एंड बैक एंड मीन मर्ज जितने भी डेवलपर्स हैं उनके साथ क्लोज़ली कोऑर्डिनेट करता है और उसके बाद उन इश्यूज़ को उन डेवलपर्स के साथ मिलकर फिक्स किया जाता है। और आप डेवलपर के साथ बिल्ड लॉग्स शेयर करते हैं भाई, यहाँ पर देखें पाइपलाइन में इस वजह से बिल्ड फेल हो रही है। पाइपलाइन की बात नहीं कर रहा, अभी बिल्ड स्टेज फेल हो रहा है, तो इसमें डेफ़िनेटली आपने घबराना नहीं है, आपने डेवलपर को ज़रूर इन्वॉल्व करना है। तो वो फिर दोबारा कोड को चेक करते हैं, अपने पास लोकली डिप्लॉय करके फिर चेंजेस कमिट की जाती हैं, आप फिर दोबारा CI/CD पाइपलाइन चलाते हैं, तो फिर बिल्ड आपकी सक्सेसफुल हो जाती है। तो ये कुछ स्टेप्स हैं, बिल्ड लॉग्स देखें और उनको वैसे खुद भी समझें और फिर उसके बाद डेवलपर के साथ उसी इश्यू को लोकली रिप्रोड्यूस करें और फिर इसके बाद कॉन्फ़िगरेशन एरर्स हैं या वर्जन कॉन्फ्लिक्ट्स हैं, इनको आप डेवलपर के साथ मिलकर रिज़ॉल्व करवा सकते हैं बिल्ड स्टेज। अगर बिल्ड स्टेज फेल हो रहा है, आपकी पाइपलाइन कभी भी कंप्लीट नहीं होगी। In what situations would a continuous deployment strategy not be appropriate? पहली बात तो ये है कि continuous deployment 100% ऑटोमेटिक होती है। तो अगर हमारे प्रोडक्ट यूजर्स या businesses that heavily depend on our application and sudden changes could disrupt their workflow, continuous deployment may not be the best approach. In such cases, continuous delivery would be more appropriate. और नॉर्मली हम डेव स्टेजेस सैंडबॉक्स स्टेजेस पर तो कॉन्टिन्यूस डिप्लॉयमेंट यूज़ कर सकते हैं, लेकिन देखें जो चीज़ लाइव हमने करनी होती है ना तो उसके लिए हमें बहुत ही ज़्यादा मुहतात रहना होता है। तो आप अ, हो सकता है आपकी जो प्रोडक्शन एनवायरनमेंट है वो कॉन्टिन्यूस डिप्लॉयमेंट को यूज़ ना करती हो वो पाइपलाइन, आप उसमें थोड़ी-सी मैनुअल इंटरवेंशन भी अपनी ज़रूर खुद जो है ना वो दाखिल करते हैं या मैनुअल अप्रूवल भी उसमें होता है कि आपका लीड अप्रूव करेगा तब वो पाइपलाइन चलेगी। तो इस केस में कॉन्टिन्यूस डिलीवरी ज़्यादा यूज़ होती है, ठीक है? कॉन्टिन्यूस डिप्लॉयमेंट 100% ऑटोमैटिक है, कॉन्टिन्यूस डिलीवरी में यानी मैनुअल इंटरवेंशन इसलिए चाहिए होती है कि यार लाइव करने जा रहे हैं, कुछ चीज़ें ब्रेक तो नहीं हो रही, पहले आप कंफर्म करते हैं, ठीक है? तो उस केस में प्रॉड एनवायरनमेंट के लिए डिप्लॉयमेंट ठीक नहीं है, डिलीवरी सही है। हाउ डू यू मॉनिटर अ CI/CD पाइपलाइन? के पाइपलाइन को आप मॉनिटर किस तरह करते हैं? आगे टूल्स भी आ रहे हैं प्रोमीथियस, ग्रिफाना से, लेकिन यहाँ थोड़ा-सा मैं आपको आइडिया बता देता हूँ कि अ कॉमन स्ट्रैटेजी इज़ यूज्ड टू यूज़ A common strategy is to use automated monitoring tools that provide real-time status update of each stage of the pipeline, such as build, test, deployments, and alert the deployment team if anything fails. आसान सा वैसे घुमा फिर आगे ज़रा मुश्किल बताया हुआ है। आप ऑटोमेटेड मॉनिटरिंग टूल्स को यूज़ कर लें, जो हमारी पाइपलाइन के हर स्टेज पर नज़र रखते हैं। कहीं से भी कोई चीज़ ब्रेक होती है, फेल होती है, वो हमें बता देते हैं मॉनिटरिंग टूल्स। कौन से हैं? यहाँ पर मैंने जैसे बताया हुआ है, टूल्स लाइक प्रोमीथियस, ग्रिफाना, इलास्टिक इलास्टिक सर्च, लॉगस्टैश, किबाना, ये ईएल के स्टैक इसको कहते हैं। तो इन टूल्स की मदद से हम अपनी पाइपलाइन को मॉनिटर करते हैं। यही टूल्स हमें बार-बार बताते हैं कि 100% डिप्लॉयमेंट हो चुकी है या कोई चीज़ फेल हो रही है, कोई पॉड्स क्रैश कर रहे हैं, कोई कंटेनर्स क्रैश कर रहे हैं, ठीक है? बार-बार रीस्टार्ट हो रहे हैं, तो हम मॉनिटरिंग तो बहुत ही इम्पोर्टेंट है, तो इसलिए ये टूल्स हम यूज़ करके अपनी पाइपलाइन्स को मॉनिटर कर सकते हैं। हैव यू यूज्ड डॉकर इन अ CI/CD पाइपलाइन? इफ यस, हाउ? हम यूज़ ही डॉकर को करेंगे इंशाल्लाह पाइपलाइन में और सबसे आसान यही है और इसमें हमारा जो बिल्ड प्रोसेस है वो कंप्लीट होता है तो हमारे पास एक डॉकर इमेज आता है, डॉकर इमेजेस को ही हम यूज़ करके डिप्लॉय करेंगे कंटेनर्स में। कोशिश मेरी यही है कि हम तीनों चीज़ें देखें, वीएम पर कैसे डिप्लॉय होती है, ECS पे या ऐप रनर पे और अगर एज़्योर को भी टच किया तो उसको भी इंशाल्लाह देख लेंगे। Question number 27. How containerization can boost CI/CD pipeline scalability? यानी डॉकर कंटेनर्स को हम कैसे
यानी यूज़ कर सकते हैं अपनी डिप्लॉयमेंट स्पीड को बढ़ाने के लिए। तो आजकल तो यूज़ ही यही हो रहे हैं, कंटेनर्स, ऑर्केस्ट्रेशन वगैरह। तो डेफ़िनेटली यही स्ट्रॉन्ग रिकमेंडेशन है कि आप अपनी पाइपलाइन में डॉकर कंटेनर्स को यूज़ करें, क्योंकि वो लाइट वेट होते हैं, स्टैंड अलोन होते हैं और जल्दी से आप उनको डिप्लॉय भी कर सकते हैं, रोल बैक भी करना हो वो भी कर सकते हैं, स्केलेबल भी हैं, ठीक है? तो कंटेनराइज़ेशन सीआई/सीडी के साथ इनका बड़ा गहरा गठजोड़ है, तो हम इंशाल्लाह यूज़ ही यही करेंगे। व्हाट आर रनर्स इन सीआई/सीडी? ठीक है? सीआई/सीडी पाइपलाइन में जिस वक़्त हम चलाते हैं अपना हमारा पाइपलाइन का साइकिल चलता है, तो वो बेसिकली चल कहाँ रहा हो? तो बेसिकली हमारी पाइपलाइन कहाँ चल रही होती है? वो किसी न किसी वीएम पर चल रही होती है या कंटेनर पर, उसको रनर कहते हैं, ठीक है? These runners are lightweight, highly scalable agents that pick up CI/CD pipeline jobs and run those jobs as outlined in the pipeline. तो रनर्स की आगे दो मज़ीद टाइप्स भी हैं। एक तो ये है कि हम गिटहब के या गिटलैब के रनर्स को यूज़ करें या फिर हम अपना रनर भी बना सकते हैं। तो इंशाल्लाह हम लैब में ये दोनों चीज़ें देखेंगे कि किस तरह गिटहब के या गिटलैब के रनर्स हम यूज़ करें। वो तो सबसे बेस्ट है, फ्री भी है, ठीक है? या फिर हम अपना एक EC2 वीएम उस पे उसको एज़ अपना सेल्फ होस्टेड रनर बना लें। दोनों हमारे लिए बेस्ट हैं, जो भी यूज़ करें। हम दोनों ट्राई करेंगे इंशाल्लाह। क्वेश्चन नंबर 30, कैन वी क्रिएट अ सेल्फ होस्टेड रनर ऑन आवर लोकल वीएम? आपकी वीएम यानी WSL है या VMware है, उसको भी आप अपना लोकल रनर बना सकते हैं और उसी के पर हमारी पाइपलाइन चलेगी। रनर की CLI पर हमें स्टेजेस एग्जीक्यूट होते नजर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 31, हाउ कैन वी सिक्योर अ CI/CD पाइपलाइन? कि एक CI/CD पाइपलाइन को हम सिक्योर किस तरह कर सकते हैं? तो उसके लिए ये थोड़े से बेसिक स्टेप्स हैं 7, वही मैंने यहाँ पर लिखे हुए हैं और यही अगर आपको याद हैं तो आप इंटरव्यू में बस बिला झिझक बता दें अगर आपको ये समझ आती है। पहला स्टेप, इम्प्लीमेंट स्ट्रॉन्ग एक्सेस कंट्रोल्स। दूसरा है सिक्योर एक्सेस टू कोड रिपोजिटरीज, अवॉइड हार्ड कोडिंग सीक्रेट्स, ठीक है? परफॉर्म एप्लीकेशन सिक्योरिटी टेस्ट्स, यूनिट टेस्ट में हम सिक्योरिटी टेस्ट भी परफॉर्म कर सकते हैं। Implement security focused CI/CD workflows, use rollbacks to enforce security in production pipelines, detect and remediate threats at runtime। देखें DevOps के इंटरव्यू क्वेश्चंस में अगर कोई भी टूल है, डॉकर है, टेराफॉर्म है, CI/CD है, कुबरनेटिस है, सिक्योरिटी से रिलेटेड क्वेश्चंस ज़रूर पूछे जाते हैं। तो जब भी ये मेरी आपसे यानी ब्रादराना एडवाइस है, जब भी आप डेवऑप्स की यानी तैयारी कर रहे हैं, तो जितने भी टूल्स हैं, साथ टेराफॉर्म, CI/CD, लिनक्स, डॉकर, कुबरनेटिस, एंसिबल, तो इसमें सिक्योरिटी हम किस तरह मैनेज करते हैं? तो CI/CD पाइपलाइन की भी बात अगर आ गई है, तो इसको भी हम पाइपलाइन को किस तरह सिक्योर कर सकते हैं? सबसे पहली बात तो ये है कि प्रोडक्शन की जो पाइपलाइन्स होती हैं, ये जो मेन ब्रांच की डिप्लॉयमेंट जो लाइव पर जारी होती हैं, इसकी एक्सेस तो अव्वल तो जूनियर्स के पास, इंटर्न्स के पास या मिड लेवल डेवऑप्स के पास होती नहीं है। ये करते हैं सिक्योरिटी सॉरी सॉफ्टवेयर लीड्स करते हैं, ठीक है? कोड रिव्यू करने के बाद इसको अगर लाइव करना है, तो पहली बात तो ये है कि बगैर अप्रूवल ये काम तो होता नहीं है, ठीक है? उसमें हम हमारे पास एक्सेस मैनेजमेंट होती है, कंट्रोल होता है, अप्रूव्ड पाइपलाइन्स चलती हैं कि आपका लीड अप्रूव करेगा तब आपकी पाइपलाइन पूरी कंप्लीट ट्रिगर होगी। तो पहली बात तो ये है, ठीक है? जो काम हम लाइव पे करना चाह रहे हैं। यहाँ पर आप प्रोडक्शन एनवायरनमेंट को ज़हन यानी अपने मद्देनज़र रखते हुए हम इस चीज़ को करेंगे क्योंकि प्रॉड में ही हम ज़्यादा वैसे तो डेवो स्टेजिंग में भी सिक्योरिटी बायस कंसर्न है हमारा, लेकिन ख़ास तौर पर जो इन पाइपलाइंस प्रोडक्शन एनवायरनमेंट से रिलेटेड है, वो हमने उनको हर सूरत अ, सिक्योर करना होता है। अगर आपकी कोई भी कीज़ AWS की एक्सेस कीज़ लीक हो जाती हैं, ठीक है? API कीज़ लीक हो जाती हैं, क्लाउड की लीक हो गई, तो बहुत ही हैवी लॉसेस भी
एक तो आपको फेस करना पड़ सकते हैं और दूसरा सिक्योरिटी ब्रीच की वजह से रेप्यूटेशन भी कंपनी की बदनाम हो सकती है और यानी आपके क्लाइंट्स आप पर केस भी कर सकते हैं। मैं सच्ची कह रहा हूँ आपको। तो कंपनीज जो है ना अपने रिकॉर्ड्स के बारे में, डाटा के बारे में बहुत ही ज़्यादा कंसर्न होती हैं। इसलिए किसी भी किस्म की कोई भी चीज़, कीज़, पासवर्ड्स, टोकन्स वो जो है ना हार्ड कोडेड यूज़ नहीं होते और फिर हमारी जो कोड रिपॉजिटरीज़ हैं वो सब प्राइवेट होती हैं। ठीक है? मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन के बाद जो है ना हम अपनी गिटहब की रिपॉजिटरीज़ को एक्सेस कर पाते हैं। फिर उसमें पाइपलाइन में जब यूनिट टेस्ट रन होते हैं तो सिक्योरिटी टेस्ट भी रन होते हैं, कोई चीज़ ब्रीच तो नहीं हो रही, लीक तो नहीं हो रही। तो इस तरह हम अपनी पाइपलाइन को इन स्टेप्स से सिक्योर करते हैं और सिक्योरिटी ज़ाहिर है हर एक का मेन कंसर्न है, साइबर सिक्योरिटी जिस पर सबसे ज़्यादा जॉब्स भी आ रही हैं। तो स्ट्रेट फॉरवर्ड और सिंपल अगर मैं आंसर आपके साथ शेयर करूं तो ये है कि हमने अपनी कोड की हर सूरत हिफाजत करनी होती है। उसमें हमारी रिपॉजिटरीज प्राइवेटली एक्सेसिबल होती हैं। अच्छा, हमारे टोकन्स, हमारे सीक्रेट्स, हमारी कीज़, क्रेडेंशियल्स वो ओपनली या प्लेन टेक्स्ट में कहीं भी यूज़ ना हो, ठीक है? फिर इसके बाद सिक्योरिटी टेस्ट भी रन हो कि इससे कोई चीज़ ब्रीच तो नहीं हो रही और इसके बाद हमारे कोड में किसी किस्म का मालवेयर तो नहीं है, ठीक है? मालवेयर या ये जो हम कहते हैं ना थ्रेट्स तो नहीं है। अगर वो थ्रेट्स हैं, मालवेयर है, ठीक है? कोई किसी किस्म का स्पैम है, हम उसको उसी वक़्त फिक्स करें और अगर यूज़ रोलबैक्स टू एनफोर्स सिक्योरिटी इन प्रोडक्शन पाइपलाइंस और प्रोडक्शन पाइपलाइंस में सिक्योरिटी के हवाले से कोई भी चीज़ अगर अलार्मिंग है तो हम फ़ौरन रोल बैक कर लें। तो ये कुछ स्टेजेस हैं जो डेफ़िनिटली आपको पता होने चाहिए जिसकी मदद से हम सीआईसीडी पाइपलाइन को सिक्योर कर सकते हैं। अगर आप याद करना चाहें तो ये याद भी कर सकते हैं। वैसे मैंने आपको अपने अल्फाज में बता दिया है। क्वेश्चन नंबर 32 अब इसी से रिलेटेड आगे मज़ीद आपकी क्यूरीज़ वन बाय वन जो है ना मैं आंसर करता हूँ। जैसे सीक्रेट्स किस तरह हैंडल करते हैं हम, ठीक है? हार्ड कोडेड सीक्रेट्स पासवर्ड जो है ना हम पाइपलाइन में हरगिज़ यूज़ ना करें, भले हमारी रिपॉजिटरी प्राइवेट ही क्यों ना हो। वी शुड यूज़ वन टाइम पासवर्ड्स, ठीक है? ओटीपी उनको यूज़ करें फॉर सेंसिटिव डाटा। जो ही आप पाइपलाइन ट्रिगर करें, आपके पास एमएफए पर कोड आए, वो कोड आप दें तब आपकी पाइपलाइन चले, ठीक है? वी शुड कीप आवर सीक्रेट्स इन सीक्रेट्स मैनेजर हर टूल है, एडब्ल्यूएस का सीक्रेट्स मैनेजर है, टेराफॉर्म का वॉल्ट है, एंसिबल का वॉल्ट है, कुबरनेटिस में सीक्रेट्स मैनेजमेंट है। तो हम उन सीक्रेट मैनेजर्स को अपनी पाइपलाइंस में लाज़मी यूज़ करें, ठीक है? व्हाट इज़ एन अप्रूवल गेट? अब ये भी कंसर्न सिक्योरिटी के हवाले से है कि अप्रूवल गेट क्या है? एक्सेस कंट्रोल की बात हो रही है ना ये वाली स्ट्रॉन्ग एक्सेस कंट्रोल है। तो उसमें अप्रूवल गेट इन सम केसेस वी इम्प्लीमेंट मैनुअल अप्रूवल गेट्स टू अलाउ स्टेक होल्डर्स टू रिव्यू एंड अप्रूव चेंजेस बिफोर दे प्रोसीड टू बी डिप्लॉयड टू प्रोडक्शन, ठीक है? डायरेक्ट डिप्लॉयमेंट नहीं होती कोड की, पहले यानी हम अपनी तरफ से रिक्वेस्ट फॉरवर्ड कर देते हैं, वो रिव्यू करते हैं, अगर चेंजेस एज पर एक्सपेक्टेशन है तो फिर वो मैनुअली खुद अप्रूव करते हैं, तब हमारा पाइपलाइन का प्रोसेस कंप्लीट होता है, जो कि हम कॉन्टिन्यूस डिलीवरी में ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। तो इसको अप्रूवल गेट कहते हैं, जिसमें 100% डिप्लॉयमेंट ऑटोमेटिक नहीं होती, मैनुअल इंटरवेंशन चाहिए होती है। अच्छा, फिर इसके बाद एससीएम हुक ट्रिगर। एससीएम सोर्स कोड मैनेजमेंट हुक detects changes in the code and initiates the CI/CD pipeline. We can enable and disable it for the pipelines as per our choice. वैसे SCM पोल या SCM ये डेव और स्टेजिंग पाइपलाइन में यूज होता है। जो जो कमिट करते हैं गेट और आपकी पाइपलाइन खुद ब खुद चेक करता जाता है हुक के जरिए कि आपकी यानी कोड में चेंजेस आ रही हैं तो खुद पाइपलाइन ट्रिगर हो जाती है। इंशाल्लाह इसको देखेंगे गिटहब एक्शंस में ऑन पुश अगर मेन ब्रांच में चेंजेस बार-बार आ रही हैं तो खुद ब खुद हमारी पाइपलाइन ट्रिगर होके चलने लग जाती है। क्वेश्चन नंबर 35 व्हाई डेवऑप्स इज इनकम्प्लीट विदाउट सीआई/सीडी के डेवऑप्स क्यों सीआई/सीडी के बगैर अधूरा है? इसमें कोई शक नहीं है कि
जो है, जैसे मैं कहता हूँ डेवऑप्स अगर किंग है तो CI/CD क्वीन है। डेवऑप्स बादशाह है, CI/CD मलका है। तो उसमें हमारे पास जो पर्क्स हैं वो, एक तो कोड हमारा बहुत जल्दी से तेज़ी के साथ डिप्लॉय होता है, आउटेजेस कम से कम होती हैं, विजिबिलिटी अक्रॉस डेवलपमेंट, ये भी आइडिया रहता है कि कौन-कौन सी चीज़ें डेवलपमेंट फेज़ में है और डिप्लॉय होने जा रही हैं। रिड्यूस्ड कॉस्ट ऑफ डिलीवरी, कट डाउन ऑन मैनुअल डिबगिंग, ठीक है? अब तो एआई टूल्स आ रहे हैं, खुद बहुत चीज़ें डिबग होके रिपोर्ट्स हमारे पास आ जाती हैं। इन्हेंस कोड क्वालिटी के टूल्स को यूज़ करते हुए यूनिट टेस्ट में हम अपनी कोड कवरेज को भी निकालते हैं, क्वालिटी एनालिसिस भी परफॉर्म CI/CD में हो जाते हैं, बजाय आप मैनुअली कोई चीज़ें चेक करें। गेट फीडबैक कॉन्टिन्यूसली, हर दफ़ा हमारे पास रिपोर्ट आती है कोड के बारे में भी, डिप्लॉयमेंट के बारे में भी। अगर सब चीज़ें ठीक हैं तो डिप्लॉय हो गई। खुदा न खास्ता कोई चीज़ गलत है, आपका क्लाइंट यानी जो चीज़ें माँग रहा था वो नहीं है, तो आप इंस्टेंटली रोल बैक कर सकते हैं। तो CI/CD में रोल बैक भी बहुत ज़्यादा यूज़ होता है। कोई चीज़ आपके क्लाइंट को नहीं पसंद आती, जो फीचर वो एक्सपेक्ट कर रहा होता है, तो बजाय आप उसको डिप्लॉय करें, आप उसको रोल बैक कर देते हैं, जब तक वो फीचर वो रिलीज़ एज़ पर क्लाइंट्स एक्सपेक्टेशन फाइनल नहीं होती। Question number 36. How did you manage secrets if you used Ansible and Terraform in CI/CD pipeline? तो ये मैंने बता दिया है। Ansible में Ansible Vault यूज़ होता है और Terraform में HashiCorp Vault यूज़ होता है, जिससे हम सीक्रेट्स को मैनेज कर देते हैं। वैसे अगर GitHub Actions यूज़ करते हैं तो GitHub Actions में भी हम सीक्रेट्स को यानी मैनेज कर सकते हैं। हाउ डज इंफ्रास्ट्रक्चर एज कोड फिट इनटू CI/CD प्रोसेस? टेराफॉर्म की बात आ रही है, जहां पर अब CI/CD की बात हो रही है, तो टेराफॉर्म कहाँ यानी अ, इसमें फिट आता है। तो बेसिकली देखिए, हमें अपने अपनी एप्लीकेशन को डिप्लॉय करने के लिए इन्वायरमेंट चाहिए होता है, ठीक है? VMs चाहिए होती हैं, क्लस्टर्स चाहिए होते हैं, नोड्स चाहिए होते हैं। तो वो नोड्स, क्लस्टर्स या VMs या वो एनवायरनमेंट प्रोविज़न कर रहे हैं हम CI/CD के थ्रू, तो उसमें फिर टेराफॉर्म यूज़ होता है। ये थोड़ी और कॉम्प्लेक्स पाइपलाइन्स बन जाती हैं कि आप उसी पाइपलाइन में टेराफॉर्म को यूज़ करते हुए अपना इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोविज़न करते हैं और उसी इंफ्रास्ट्रक्चर पर अपना कोड डिप्लॉय करते हैं। तो डेफिनेटली इंफ्रास्ट्रक्चर एज़ कोड लाइक टेराफॉर्म वो एक बहुत ही इम्पोर्टेंट कंपोनेंट है मॉडर्न CI/CD प्रोसेसेस में। और इसकी वजह से अब देखें ना, हम इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोविज़न करते हैं, जो कि हमारे लिए हमारा कोड डिप्लॉय करने के लिए हमें इंफ्रास्ट्रक्चर मिल जाता है बना-बनाया, वो हम उसको अपने कोड को उस इंफ्रास्ट्रक्चर पे डिप्लॉय कर लेते हैं। मिसाल के तौर पर मैं आसान अल्फाज में कहूँ कि हम पाइपलाइन में CI/CD पाइपलाइन में टेराफॉर्म को यूज़ करते हुए एक वीएम प्रोविजन करवाते हैं। उसी वीएम पर फिर हम अपने कोड को डिप्लॉय कर देते हैं। या आप एक ECS सर्विस प्रोविजन करवाते हैं, ठीक है? ECS क्लस्टर, इलास्टिक कंटेनर सर्विस क्लस्टर, और फिर उसी क्लस्टर में सर्विस और टास्क्स प्रोविजन करवा के हम कोड या कंटेनर को डिप्लॉय करवा सकते हैं। तो टेराफॉर्म इसमें यूज़ होता है। इंशाल्लाह अगला कोर्स हमारा टेराफॉर्म पर ही आएगा। क्वेश्चन नंबर 38, व्हाट इज ब्लू ग्रीन डिप्लॉयमेंट स्ट्रेटजी? ऑलरेडी वैसे हम डिस्कस कर चुके हैं। डिप्लॉयमेंट स्ट्रेटजी दैट रिड्यूसेस डाउन टाइम एंड रिस्क बाय रनिंग टू आइडेंटिकल प्रोडक्शन एनवायरनमेंट्स कॉल्ड ब्लू एंड ग्रीन, ठीक है? जैसे मैं बता चुका हूँ, ये करंट स्टेबल, ये अपडेटेड, तो दोनों एट द सेम टाइम चलते हैं। Question number 39, how Docker and Kubernetes work together in a CI/CD pipeline? तो ये दोनों टूल्स तो अब तो मॉडर्न डेवऑप्स का मेजर पार्ट है। जो आज का डेवऑप्स यूज़ हो रहा है उसमें कंटेनराइजेशन, कंटेनर ऑर्केस्ट्रेशन और डॉकर कंटेनर्स, कुबरनेटिस क्लस्टर्स बहुत ही ज़्यादा यूज़ हो रहे हैं। तो इन दो टूल्स के बगैर भी डेवऑप्स अधूरा है। Docker is used to package applications into containers, while Kubernetes is used to orchestrate and manage those containers in production.
We can use Docker to build images in the CI part, like using GitHub Actions, और उन्हीं Docker images को हम deploy करते हैं on Kubernetes cluster with tools like using Argo CD. तो एक काम होता है CI, उसके लिए GitHub Actions, दूसरा काम होता है CD, उसके लिए है Argo CD। तो इंशाल्लाह हम इसको ज़रूर देखेंगे CI/CD में। आर्गो CD तो वैसे बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है जिस वक़्त आपकी कुबरनेटिस क्लस्टर पे डिप्लॉयमेंट्स की बात होती है। तो बहरहाल ये इम्पोर्टेंट टूल्स हैं, डॉकर तो हमने ऑलरेडी कवर कर लिया है, कुबरनेटिस आएगा इंशाल्लाह। कोशिश मेरी पूरी होगी कि डेवऑप्स के जितने ज़्यादा से ज़्यादा टूल्स हम कवर कर सकें, हम कवर करें। जितनी हमारी रेज़्यूमे स्ट्रॉन्ग होगी, उतना ही हमें फ़ायदा होगा। अच्छा जी, इसके बाद हाउ डू यू मेजर द सक्सेस ऑफ अ CI/CD पाइपलाइन? लास्ट क्वेश्चन है कि हमारी पाइपलाइन किस तरह सक्सेसफुल है, हम कैसे मेजर कर सकते हैं? तो measuring the success of a CI/CD pipeline involves tracking and analyzing several metrics. पहली बात तो ये है कि अगर पाइपलाइन कम से कम टाइम ले रही है, ठीक हो गया जी, सक्सेस है। डिप्लॉयमेंट फ्रीक्वेंसी, नंबर ऑफ डिप्लॉयमेंट्स दैट टेक प्लेस इन सर्टेन अमाउंट ऑफ टाइम, जितनी ज़्यादा डिप्लॉयमेंट्स जल्दी हो रही हैं, पाइपलाइन आपकी ठीक है। मीन टाइम टू डिटेक्ट इश्यूज इन द पाइपलाइन, ये नहीं कि खुदा न खास्ता कोई इशू आ गया लेकिन हमारी पाइपलाइन बस स्टक हो गई, बार बार हैंग हो गई, ना हमें इशू का पता चल रहा है, ना हम उसको फिक्स कर रहे हैं। तो अगर आपकी पाइपलाइन जल्दी से ट्रिगर होकर फौरन बता भी देती है कि नहीं भाई, यहाँ साइंडेक्स का रोला है, यहाँ कोड का मसला है, यहाँ बिल्ड फेल हो रही है, तो जितना जल्दी हमें बता देगी पाइपलाइन, उतना ही जल्दी हम उस बग को, उस इशू को ट्रैक करके फिक्स कर सकते हैं। और अगर थक से अगर पाइपलाइन चल रही है, तो इसका मतलब है कि वो सक्सेसफुल है, आपकी पाइपलाइन स्मूथ है और सही तरह चल रही है। इसी के साथ ही हम अपने इस चैप्टर को वाइंड अप करते हैं, CI/CD के इंटरव्यू क्वेश्चंस और आंसर्स को। स्टेजेस का आपको पता होना चाहिए, रिलीजेस का आपको पता होना चाहिए, रेगुलर, ठीक है, कैनरी, ब्लू क्रील, और इसके बाद किस तरह हम पाइपलाइन को सिक्योर कर सकते हैं। कोड कवरेज के बारे में पता होना चाहिए, सोनार क्यूब के बारे में लाजमी, क्योंकि सोनार क्यूब से रिलेटेड जो है ना, वो सवालात भी पूछे जा सकते हैं। और फिर इसके बाद यूनिट टेस्ट, रिग्रेशंस, ठीक है, इंटीग्रेशन टेस्ट, सिक्योरिटी टेस्ट, ये सारी चीज़ें हमने थोड़ी थोड़ी जल्दी से रिवाइंड अप कर लिए। वैसे फिर भी तकरीबन घंटे को पहुंचने ही वाला हूं मैं, तो उम्मीद है आपको इससे बहुत फ़ायदा होगा और ज़रूर देख लीजिएगा। अगर आप पढ़ नहीं सकते, आप वीडियोस देख लें। मेरा मकसद ही यही है कि अगर कुछ स्टूडेंट्स पढ़ने में, जैसे मैं थोड़ा पढ़ना ज़रा मुश्किल लगता है, तो मैं वीडियो लेक्चर्स देख लेता हूँ। तो इसलिए ये वीडियो आपके लिए मैंने बनाई है। मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलता हूँ आपसे अगले चैप्टर में। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।